Hi, this video is about how to learn HTML. वीडियो के अंदर मैं आपको जो अभी हमने पीछे किया है जितना भी काम तो उससे रिलेटेड आपको दो हेडर्स बनाऊंगा और उसके बाद उसके अंदर पैराग्राफ लगा के तो उसके बाद फिर हम आज से टेबल्स को शुरू करेंगे और टेबल्स के बाद हम फॉर्म्स को पढ़ेंगे। टेबल्स कैसे यूज़ होती थी और फॉर्म्स किस तरह से यूज़ होते हैं HTML के अंदर। तो हम जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। अपना टेक्स्ट एडिटर खोला। ये वो काम है जो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर सारा किया था। तो मैं इसी को दोबारा जो है यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं H1 तो ये मैंने एक हेडिंग ली, इसको फाइल को मैंने सेव किया और यहाँ पे आप इस पेज को अपने दोबारा रिफ्रेश करें तो ये आपका पेज रिफ्रेश हो गया। ये वाले पेजेस मैं बंद कर देता हूँ, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी इसको रहने दें। तो अब इसके नीचे हम एक अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, और अब यहाँ पे आप नोट करें कि जब मैं इसको मैंने एंटर करके एक नई लाइन में उसको लिखा है, लेकिन जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये उसके सामने ही दिखा रहा है। जो नीचे लाइन मैंने वहाँ पे प्रेस किया वहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज में, पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप अब इसको जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है इसको रहने दें, आप इसको कॉपी करें Ctrl+C और इसको मैं कपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करके फाइल को सेव करता हूँ। सेव, यहाँ पे जाके आप इसका पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे आपको ऊपर वाला पैराग्राफ उसी तरह आ रहा है और वहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी आई हुई है और यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अलावा अगर आप आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट करें यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक और हेडिंग ले लेते हैं H2 ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं H2 के फाइल सेव की, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये आपकी वेबसाइट की दूसरी हेडिंग आ गई। अब आप वापस जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जाके आप एक पैराग्राफ बेशक और बना लें। ये आपने एक पैराग्राफ और बना लिया और आप इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉपी करते हैं और आपने इसको कॉपी किया, फाइल को सेव किया और यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि आपका दो हेडिंग्स होगी, फिर आपके नीचे को ये हेडिंग और इनके नीचे अपने अपने पैराग्राफ हैं। तो इनके अंदर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम अब शुरू करेंगे टेबल्स को। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, हमने लिंक्स भी देख ली, हमने इमेजेस भी देखनी कि आप इमेज को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल शुरू करते हैं। तो टेबल आपने अगर आप कभी एक्सेल यूज़ की हो
तो आपने वहाँ पे देखा होगा उनका एक लेआउट है, उसमें टेबल्स बने होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स बने होते हैं, उसके अंदर आप डाटा अपना इंसर्ट करते हैं। तो टेबल का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, आप टेबल से शुरू करते हैं और फिर आप इसका क्लोजिंग टैग लगा के इसको क्लोज करते हैं ताकि आपको याद रहे कि टेबल आपने क्लोज भी करनी है। तो टेबल में एक टेबल रो होती है TR, और मैं साथ ही इसके टैग को क्लोज करता हूँ, और जो सबसे ऊपर होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग। तो आपको कितनी हेडिंग डिपेंड करता है आप टेबल किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि टेबल की मैं 4 हेडिंग बना लेता हूँ। सबसे पहली है रोल नंबर, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ ईयर, स्टेटस। तो ये आपने एक यहाँ पे आपने एक रो बनाई, ये टेबल रो है, यहाँ से ये रो शुरू हो रही है और यहाँ पे रो ख़त्म हो रही है। तो ये एक ही रो है, एक लाइन होगी, उसके अंदर 4 हेडिंग्स होंगी, TH1 2 3 4। तो आपके पास 4 हेडिंग्स हैं। और अगर आप इसको अगर फर्ज करें कि आप अभी के लिए, मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ टेबल रो बनाई और उसके बीच में मैंने टेबल हेडिंग ले ली। इसको पेज को मैंने सेव किया, वापस यहाँ पे जाके मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको टेबल नज़र नहीं आ रहा। हालांकि टेबल बना हुआ है, नज़र इसलिए नहीं आ रहा, जब तक आप उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको टेबल नज़र नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे वापस जाके वो डाटा इंसर्ट करते हैं जो अभी हमने टेबल रो बनाई थी। मैं उसको वापस कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो अब आपके पास टेबल रो के अंदर 4 हेडिंग्स हैं। इस पेज को आप सेव करें और यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि एक टेबल बन गया जिसमें पहली हेडिंग है, एक रो है, ये ऐसे एक रो बनी हुई है, ये पूरी एक रो है, और उसके बाद इसके अंदर कॉलम्स हैं, टेबल हेडिंग फर्स्ट, टेबल हेडिंग 2 3 4। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखने के लिए आप यहाँ पर, अगर आप टेबल का बॉर्डर 1px, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको देखें, आपको यहाँ पे बॉर्डर नज़र आएगा। टेबल के अंदर आप टेबल की विड्थ दे सकते हैं कि आपको किस विड्थ की टेबल चाहिए। मैं यहाँ पे देता हूँ 100%, तो ये आपको 100% पे टेबल शो करेगा। तो ये आपका जो स्क्रीन का 100% है वहाँ तक उसने आपको टेबल शो कर दिया। अब इसके अंदर जब आप ब्रैकेट एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे एंटर करके न्यू रो शुरू करेंगे TR, साथ ही उस TR को आप क्लोज करेंगे और उसमें जितने आपके ऊपर हेडिंग्स हैं उतने ही आपने यहाँ पे कॉलम्स ले लिए। तो उसी रो के अंदर सबसे पहला रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम 2017, अब आप इस पेज को रिफ्रेश करें तो आपने देखा कि यहाँ पे उस टेबल के अंदर आपको ऊपर हेडिंग बनी हुई है और उसके नीचे जितने भी रिकॉर्ड्स डाटा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर टेबल में उसके नीचे आएगा। तो अब इसके लेआउट को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे टेबल के अंदर आपके पास एक और टैग होता है, इसको आप कहते हैं सेल पैडिंग। फर्ज करें मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग 10 ले ली, मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सेल्स की को उसने पैडिंग कर दी है और उसमें जगह रख दी है। यहाँ पे अलग से नीचे भी देखें जगह है, इस साइड पे भी जगह है, ऊपर भी जगह है। तो उन्होंने जो टेबल हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है।
लेकिन जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये सेंटर में है, ये हमेशा सेंटर में ही होता है। जो आप टीडी में जो लिखते हैं वो यहाँ पे लेफ्ट लाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको अपनी कंडीशन जो भी आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नीचे डाटा आ रहा है यहाँ पे रोज़ में ये भी सेंट्रलाइज हो, तो आप यहाँ पे जाके, तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे अगर अलाइन सेंटर करके लिख के देखें तो देखें क्या होता है। सेव पेज रिफ्रेश, तो उस टेबल रो का जितना डाटा होगा वो सारे का सारा सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह आप इसको लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं। अब अगर आपने उसके नीचे एक और एंटर करना है रिकॉर्ड, तो आप इसी तरह टेबल रो स्लैश टेबल रो को आपने क्लोज़ किया, टीडी लेके आपने टीडी क्लोज़ किया, और आपने यहाँ पे 1 2 3 4 4 टीडीज ले लिया आपने, और यहाँ पे रोल नंबर 2 आपने यहाँ पे नाम लिख दिया, और यहाँ पे आपने ईयर लिख दिया, कौन सी ईयर में एनरोल्ड है। पेज को आपने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखें कि वो यहाँ पे एक उसने नया रिकॉर्ड एंटर कर दिया। इस रिकॉर्ड को आपको सेंट्रलाइज करने के लिए वही काम करना पड़ेगा, अलाइन इको सेंटर, तो आपका पेज जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह आप टेबल की टेबल में बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बीजी कलर इक्वल ग्रे। तो आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। और आप इसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी के फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। ये तो सिर्फ HTML की हद तक है, क्योंकि अब CSS के अंदर आप बहुत सारी ये चीज़ें करेंगे तो आप मोस्टली यहाँ पर फिर जो है कोड को साफ रखते हैं। लेकिन अगर आपने लिखना है तो आप यहाँ पे इस तरह फॉन्ट कलर इक्वल वाइट, और फिर आपने फॉन्ट के टैग को क्लोज़ करना है ताकि उसको पता हो कि सिर्फ आपने इतने हिस्से का फॉन्ट जो है वाइट करना है, तो वो सिर्फ इसको वाइट करेगा, तो आपका ये वाइट हो गया। इसी तरह से आप बॉडी के बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं और बीजी कलर भी दे सकते हैं। अगर आप पेज को रिफ्रेश करें तो देखें आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया और आपका टेबल जो है उसका भी कलर चेंज है। आपने उसके अंदर इसको भी चेंज करके देख लिया कि ये किस तरह से चेंज होता है। उसके अलावा आपके पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होती है टेबल के अंदर। सेल पैडिंग तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सेल स्पेसिंग जो है वो जो सेल्स हैं उनकी स्पेसिंग को उनमें स्पेस देती है। तो इसको पेज को रिफ्रेश करके आप जब मैं यहाँ पे दूंगा तो आप चेक करें कि ये जो सेल्स हैं सारे इनमें स्पेस आ जाएगी। तो ये सेल स्पेसिंग आ गई सब में। तो मोस्टली आपको ज़रूरत नहीं होती सेल पैडिंग की, स्पेसिंग की। तो मैं इसको डिलीट करके वापस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर पेज को ले आता हूँ। तो यहाँ तक तो आपका ये हो गया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करें कि आपने कोई और डाटा किसी और फॉर्म में जो आप देखते हैं कि मोस्टली, तो ये तो आपकी यहाँ तक टेबल तक हो गया। अगर आप इस टेबल के अंदर कुछ और करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कोड करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप टेबल से बाहर आके अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। इसके बीच में आप लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं, li/li करके इसको क्लोज करते हैं और जितनी भी आपने लिस्ट बनानी है वो डाल देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और दूसरी मैं यहाँ पर डालता हूँ HTML CSS
पेज को रिफ्रेश सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो बहुत सारी आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी होती है, ये इस तरह से आती है। उसके बाद इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट जो है वो कैसी होती है। /OL करके मैं इसको टैग को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ये एक आपके लिए अच्छी हैबिट है इसको, और इसको कोशिश करें कि आप इसको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि आपको कभी भी टैग क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप टैग क्लोज करना भूल जाएंगे तो आपका कोड मोस्टली जो है ऑफ स्क्रीन नज़र आएगा, या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी किसी ना किसी, और फिर उसको आपको ढूंढना भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको इतना आइडिया नहीं है कि आप कोड को किस तरीके से रिव्यू करें। तो बेहतर यही है कि आप अभी से इसकी आदत बनाएं कि आपने और टैग को ओपन किया तो साथ ही इसको क्लोज कर दें, ताकि आपको क्लोज करना भूलें मत। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, स्टडीज़ का नाम लिख देता हूँ। पेज को सेव करता हूँ। सेव करके मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि ऊपर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो आपको इस तरह बुलेट्स की शक्ल में नज़र आएगी। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट है, वो आपको इस तरह से ऑर्डर्ड की सूरत में नज़र आएगी। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल की हेडिंग्स किस तरह ली जाती है। टेबल रो लेके उसके बीच में आप हेडिंग लेते हैं, फिर टेबल रो लेके उसके बीच में आप TDs डालते हैं अपना डाटा एंट्री करने के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने देख ली, ऑर्डर लिस्ट देख ली। अब हम यहाँ पे साथ ही देखेंगे कि फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से HTML के अंदर काम करते हैं। फॉर्म्स आपने मोस्टली, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी जगह पे आपको साइन अप करने के लिए कहा जाता है कि आप वेबसाइट पे साइन अप करें। मतलब अगर आप एग्जाम्पल आपने फेसबुक लिया, आप फेसबुक के पेज पे जाते हैं और तो आपने ये फेसबुक का पेज खोल लिया। देखें अब यहाँ पे लॉग इन, फाइंड फ्रेंड्स, ये सारे आपके में हम साइन अप पे चले जाते हैं। साइन अप का पेज खोल के देखते हैं साइन अप के पेज पे उन्होंने क्या किया। तो वो उन्होंने एक वेबसाइट जो है इस तरह से बनाई हुई है, और ये उसका लेआउट है। ये सारी चीज़ें आपने मोस्टली आपने ये चीज़ें देखनी है। अब हम यहाँ पे फॉर्म इसका चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एज इट इज़ जिस तरह इन्होंने बनाया इस तरह की चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आपका जो टेक्स्ट था, या पहले मैं आपको फॉर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बताता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स बनाते हैं जिस तरह इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म इस तरह हम शुरू करते हैं, फॉर्म और /फॉर्म करके फॉर्म को आप क्लोज करते हैं। आगे जब आप HTML पढ़ने के बाद PHP MySQL पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि फॉर्म्स और डायनामिक कैसे काम करते हैं, किस तरह से डाटा सबमिट किया जाता है। तो उसके लिए हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर्म का मेथड होता है गेट या पोस्ट, और उसका एक्शन होता है जहाँ पे जिस पेज पे उसने आपको लेके जाना है। तो इसके लिए मैंने ऐसे ही ये डाल दिया। तो फॉर्म का जो सबसे पहला एलिमेंट, जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है, वो होता है यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने दिया हुआ फर्स्ट नेम। सबसे पहले उन्होंने दिया क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। तो अगर हम इसी तरह कॉपी करने की कोशिश करें जैसा उन्होंने किया, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ शुरू करते हैं, पैराग्राफ, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है ये, इसको हम कॉपी करते हैं और हमने अपने यहाँ पे पेज पे लगा दिया। फिर आपने एक दूसरा पैराग्राफ लिया
और उसको भी आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो अगर आप अपने पेज पे जाएं, जो आपका पेज है ये, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक तो आपने वो लिख लिया जो वहाँ पे लिखा हुआ है। उनका लिखा हुआ सेंटर में है, तो आप भी इसको सेंटर में कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें अलाइन इक्वल सेंटर, यानी इस पैराग्राफ को सेंटर लाइन कर दो, और अलाइन इक्वल सेंटर, इसको भी आप सेंटर करना चाहते हैं। जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेंटर में आ गई। और उससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने ये एक ली हुई है, और ये खैर मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्म्स के एलिमेंट दिखा दूँ। सबसे पहले उन्होंने इनपुट टाइप लिया। यहाँ पे आप लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, फिर इसका एक नाम होता है, आपने नाम रखना था। आप इसका नाम जो है अपने हिसाब से जो भी आप नाम रखते हैं, फर्स्ट के आपका फर्स्ट नेम वहाँ पे लिखा हुआ था, आपने फर्स्ट नेम नाम इसका रख दिया। और इसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने दी हुई है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और फिर आप इसका इनपुट टाइप का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इसका कितना बड़ा साइज और क्या रखना है। तो इसको यहाँ तक मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा कि ये बना आ गया। और जो वैल्यू के अंदर हमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आ रहा है बीच में। और इसको अगर आप यहाँ पे जाके साइज लिखें, साइज 10, तो ये इनपुट टाइप का जो साइज है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो ये उसका साइज उसमें 10 कर दिया। और अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होगा उसका वो आपको दिखाएगा। और उसके बाद साइज का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट एरिया का साइज है वो क्या है। और अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ 5, सेव, और पेज को आप रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं आपको यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये 5 से ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा, वो इसलिए कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया मैक्सिमम लेंथ जो है उसकी 5 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर कहीं पे चेक लगाना चाहते हैं तो इस तरह से चेक लगा सकते हैं। वैल्यू के अलावा आपके पास एक टैग और होता है जो HTML5 के अंदर अवेलेबल है, उसकी प्लेस होल्डर, और उसमें भी वही होता है फर्स्ट नेम। तो आपको ये इसके अंदर लिखा हुआ ऐसे दिखा देगा। तो अब हम ये करते हैं कि ये तो आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया, लास्ट नेम ये भी उसी के अंदर है। तो ये भी अगर आप इनपुट टाइप इको टेक्स्ट नेम इको लास्ट नेम और प्लेस होल्डर लास्ट नेम, तो आप देखेंगे कि आपने पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे ही लिखा आ गया जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है। मोबाइल नंबर और ईमेल, तो ये भी सेम टेक्स्ट एरिया। अब हम क्या करते हैं कि हमने अगर आप इसको जो नेक्स्ट है वो भी यहीं पे आप लिखते हैं ऐसे इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट नेम इक्वल फ़ोन नंबर फ़ोन, ठीक है। और प्लेस होल्डर के अंदर आप लिख देते हैं मोबाइल और फ़ोन नंबर।
जब आप इसको सेव करके वापस यहाँ पे जाते हैं तो देखें इन्होंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो इन दोनों के नीचे ली हुई है। तो हमने जब आप यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा बल्कि इसी लाइन में आ जाएगा। तो अब इसको नीचे लाने के लिए आपने क्या करना है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। हम जो ये हमने काम किया है इसको हम पैराग्राफ बना लेते हैं, यानी पैराग्राफ का आप टैग लगा दें यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि सेव करें इसको तो आप देखेंगे पेज को रिफ़्रेश करें कि वो दो तो ऊपर चले गए, एक पैराग्राफ के अंदर आ गए और ये उसके नीचे आ गया। तो ये तो वैसे ही नीचे आ गया, लेकिन आप इसको भी एक पैराग्राफ के अंदर ले सकते हैं। सेम रहेगा, लेकिन ये एक अलग पैराग्राफ में दोनों आ गए और ये एक अलग पैराग्राफ में आ गया। तो ये है आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे ये लिया हुआ है ये ड्रॉप मेन्यू, ये सिलेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर उन्होंने मंथ, डे और ईयर लिया हुआ है। तो ये कैसे लेते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ /p और इसके बीच में आपने जो वहाँ पर ड्रॉप मेन्यू देखा है वो ड्रॉप मेन्यू होता है सिलेक्ट, उसका एक नाम होता है, आप नाम रखते हो उसका मंथ और सिलेक्ट को साथ ही आप क्लोज करते हो और उसके बीच में आप लिखते हो ऑप्शन /ऑप्शन करके ऑप्शन को आप क्लोज करते हो। तो ऑप्शन में आपके सिर्फ एक ही टैग आता है वैल्यू का, आप उसकी क्या वैल्यू आपने देनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जनवरी, ठीक है। और अब ये आपके पास मंथ जो हैं वो 12 होते हैं। आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे ऑप्शन को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके पास ये 12 महीने आ गए। यहाँ पे आप लिखते हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में दिसंबर। और जो यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ पे आपने उसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे आपने लिखा दिसंबर। पेज को आपने सेव किया, अपने पेज पे गए, यहाँ पे जाके आपने रिफ़्रेश किया तो आपने देखा क्या है वो ड्रॉप डाउन बन गया उस तरह से और उसके अंदर सारे के सारे मंथ आपके आ रहे हैं जिस तरह से इन्होंने बनाया। इसी तरह आप डे का बनाते हैं और इसी तरह से आप ईयर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने देख लिया कि आपका ये एक सिलेक्ट बॉक्स बन गया जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल दी। फिर आपको एक सिलेक्ट बॉक्स इंडेंटेशन अपनी जो आपके कोड की है उसको लाजमी साफ़ रखें ताकि आपको
कोड को देखना और पढ़ना आसान हो। दूसरा आपका जो सेलेक्ट बॉक्स है वो आपका है डेज, ठीक है। तो आप डेज को अपने हिसाब से 3, 4, 5, 6, तो आप इस तरह से अपना दूसरा रिकॉर्ड जो है उसको डालते हैं सेलेक्ट बॉक्स में। 3 मैं सारे नहीं डालूँगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आपका वीडियो का काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो यहाँ तक मैं 6 दिन तक रखता हूँ इसको। आप इसे नीचे 31 तक डाल सकते हैं। इसको पेज को सेव करें, वापस जाएं, रिफ्रेश करें तो आप देखें आपके सामने डेज आ गए। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जून में है और फिर नीचे जो भी आपका 30 डेज डाल दें, तो जो भी दिन होगा आप वो दिन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप आगे ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1-2 ईयर्स में आपको डाल के दिखा देता हूँ इसमें। ये यहाँ पे आपने नाम उसका रख लिया ईयर्स 2011, 2012, 2013, 14, 2015 और 2016। इसको आपने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो आपने देख लिया कि यहाँ पे ये इस तरह बना आ गया। उसके बाद आपका चेक बॉक्स है, तो ये आप वेबसाइट में वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है बताने की कि आप के पास एक चॉइस हो सकती है, आप मल्टीपल चॉइस नहीं रख सकते। मसलन या तो आप फीमेल हो सकते हैं या मेल हो सकते हैं, बहुत तो आपको कोई एक ऑप्शन उसमें से चूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये चेक बॉक्स है, आप चेक बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा पैराग्राफ लेता हूँ एक, और उसके बीच में मैं इनपुट टाइप इको चेक बॉक्स, उसका नाम है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। और वैल्यूज़ की जो है मैं रख देता हूँ मेल, सॉरी ये चेक बॉक्स नहीं, ये रेडियो बॉक्स है, ठीक है। इसको आप सेव करें पेज को, यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश करें तो अच्छा यहाँ पे किस चीज़ में गलती आ रही है। यहाँ पे आपने सिर्फ रेडियो लिखना है, तो ये आपका रेडियो बटन बन चुका। यहाँ पे आप लिख देते हैं उससे पहले मेल, सेव, पेज रिफ्रेश, मेल, और इसी तरह से आप फीमेल के लिए फीमेल, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, नेम इक्वल और वैल्यू में आप यहाँ पे फीमेल लिख दें। तो जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे
पेज को सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आपने देखा वहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे ही आ गया। उसके बीच में नीचे उन्होंने ये टेक्स्ट डाला हुआ है, तो उस टेक्स्ट को उन्होंने इस तरह से पैराग्राफ बना के उसके बीच में उन्होंने इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, पेज को सेव करें, अपने पेज पे जाएं, रिफ्रेश करें, तो आपने देख लिया कि जो उन्होंने नीचे टेक्स्ट डाला था वो आ गया। अब उसके बाद जो उनसी नेक्स्ट चीज़ उन्होंने की है वो ये बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये ए लिंक भी हो सकता है और बटन भी हो सकता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोसेस करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को। तो वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, वो यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप लेते हैं इनपुट टाइप इको सबमिट, नेम इको सबमिट, वैल्यू में आप उसके जो भी लिखना चाहते हैं वो आप वैल्यू में लिख दें। वैल्यू में उन्होंने लिखा क्रिएट अकाउंट, तो आप भी यहाँ पे क्रिएट अकाउंट सेव करें, अपने पेज पे जाएं, रिफ्रेश करें, आप देखेंगे कि उसी तरह का आपने फेसबुक पे जैसा पेज बना हुआ है वही सारे आपने फॉर्म्स के एलिमेंट्स लेके इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने देख लिया, आपने सेलेक्ट बॉक्स देख लिया, आपने रेडियो बॉक्स देख लिया, आपने इनपुट टाइप्स सबमिट चेक कर लिया। तो अभी तक के लिए यही के देखते हैं। फॉर्म्स के नेक्स्ट एलिमेंट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब and like the page, and I'll see you in